जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आप सभी का एग्जाम 1 जुलाई से स्टार्ट है और अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो ये जितनी भी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड, उन सभी वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिएगा। अपने चैनल पर दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की, जिसमें दोस्तों सारी वीडियो इंक्लूड कर दी हैं। तो आप एक साथ दोस्तों सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और सभी वीडियो को देखकर हर क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद जरूर से कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? दिल्ली सल्तनत काल में भूमि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, मसाहत। मसाहत दोस्तों कहा जाता था। इसका अर्थ क्या है? भूमि की पैमाइश करना, यानी भूमि को मापना ही मसाहत कहलाता था दिल्ली सल्तनत काल में। इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना दोस्तों अभी जल्दी मैंने आप सभी को दिल्ली सल्तनत काल पढ़ाया है, और दिल्ली सल्तनत काल में मैंने सारे वंश आपको कवर करा दिए थे। दिल्ली सल्तनत काल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी दोस्तों इस वीडियो में कवर करा दी गई हैं। यदि दोस्तों आपने दिल्ली सल्तनत की उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उससे दोस्तों क्या होगा, दिल्ली सल्तनत काल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपका छूटने वाला नहीं है। उस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देख लीजिएगा। उसमें दोस्तों मैंने लोधी वंश की स्थापना भी बताई थी कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाता है सी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने दोस्तों लोधी वंश की स्थापना की थी 1451 ईस्वी में। 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चला था। दिल्ली सल्तनत काल का दोस्तों अंतिम वंश लोधी वंश को माना जाता है। याद जरूर से रख लीजिएगा। अंतिम वंश क्यों माना जाता है? तो लोधी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी। इसने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था। किसके साथ? बाबर के साथ। और बाबर के साथ दोस्तों जब यह युद्ध हुआ था तो इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी, और इसी हार के साथ ही दोस्तों कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल भी समाप्त हो गया था, क्योंकि बाबर जब आया तो उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। और ये सभी चीज़ें जरूर से आपको याद रख के चलना है। तो दिल्ली सल्तनत काल मैंने पढ़ाया है, उस वीडियो को जरूर से एंड तक देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपने महल के खूबसूरत भित्ति चित्रों को मिटाने का आदेश दे दिया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किस सुल्तान ने अपने महल के खूबसूरत भित्ति चित्रों को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अपने महल के जो खूबसूरत भित्ति चित्र थे उनको मिटाने का आदेश दे दिया था। जरूर से आपको याद रख लेना है। यदि दोस्तों मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं तो याद रख लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाता है। घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत करी थी, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जरूर से याद रख लेनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर से याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाता है कि किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने का प्रावधान शुरू किया गया था? किसने आरंभ शुरू किया करा था स्थायी सेना रखना? तो याद रख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मथुरा कला शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? मथुरा कला शैली का आरंभ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, कुषाण। कुषाण वंश के शासनकाल में दोस्तों मथुरा कला शैली का आरंभ किया गया था। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, मथुरा कला शैली से क्या पूछा जाता है?
पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली के अनुसार बनाई गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा शैली के अनुसार महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है ना। कुषाण वंश की बात करूं तो कनिष्क का नाम आपको याद रख लेना है। कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का शासक था। इसने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, कहां पर, कुंडलवन में। तो ये चीज जरूर से आपको याद रख लेना है। और 78 ईस्वी में इसने शक संवत भी चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत भी इसने चलाया था, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक रहता था, उसका नाम आपको याद रख लेना है, चरक। चरक की पुस्तक याद रख लीजिएगा, चरक संहिता। एग्जाम में पूछी जा सकती है चरक संहिता, तो इसको जरूर से आपको याद रख लेना है। किसके दरबार में चरक रहता था? कनिष्क के दरबार में, जो कुषाण वंश का शासक था। ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख बनने वाला एकमात्र धर्मांतरित भारतीय मुसलमान कौन था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? धर्मांतरित भारतीय मुसलमान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल का बनने वाला एकमात्र धर्मांतरित भारतीय मुसलमान था। याद रख लेना कि जब अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान चल रहा था, उस समय दोस्तों खुसरो खां को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसे गिरफ्तार करने के बाद इसका धर्मांतरण कर दिया गया था। इस्लाम धर्म इसे मतलब कबूलना पड़ा था। और खुसरो खां जो क्या हुआ था, उसके बाद दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना में शामिल हो गया था। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दोस्तों याद रख लीजिएगा, यह खुसरो खां नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली का सल्तनत का शासक बना था। जरूर से याद रख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का शासक बना था अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद। इसका बाद में नाम नसरुद्दीन खुसरो शाह पड़ा, पहले इसका नाम खुसरो खान था, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नहर के माध्यम से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके ऑप्शन है पनामा नहर, सुएज नहर, इंग्लिश चैनल या फिर कील नहर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पनामा नहर। पनामा नहर के माध्यम से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, याद रख लीजिएगा। और यह एक ऐसी नहर है जो दोस्तों प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो याद रख लीजिएगा 77.1 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी है दोस्तों? 77.1 किलोमीटर। इसको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्रों में निम्न में से किसकी विशेषता को प्रस्तुत किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अजंता की भित्ति चित्रों में, अजंता और एलोरा की गुफाएं आप सभी जानते होंगे, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां पर? औरंगाबाद जिले में। तो याद रख लीजिएगा कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उनमें किसको प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, महावीर के उपदेशों को अजंता के भित्ति चित्रों में प्रस्तुत किया गया है। जरूर से याद रख लेना है। महावीर स्वामी की बात करूं तो महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो सभी प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। ये भी जरूर से आपको याद रख लेना है। दोस्तों आज मैंने आप सभी को बौद्ध धर्म की वीडियो कराई है, आज नहीं कल शाम को दोस्तों मैं आप सभी के लिए बौद्ध धर्म की वीडियो लेकर आया था, जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों आप सभी के लिए मैं एक जैन धर्म की वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें जैन धर्म के सभी क्वेश्चन इंक्लूड करा दूंगा, जिससे दोस्तों जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं आप सभी को और भी अलग से पीडीएफ नोट्स लेकर आता रहता हूं, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथकली निम्न में से किस राज्य की एक
नृत्य शैली है? स्टैटिक जीके। अब की बार दोस्तों 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सब एग्जामों में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स ये ज़्यादातर पूछी जा रही हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन अब बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ज़्यादातर पूछी जा रही है। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स भी कवर करते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताइए, कथकली निम्न में से किस राज्य की एक नृत्य शैली है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कथकली। केरल का दोस्तों एक नृत्य शैली है, याद जरूर से रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यदि मैं दोस्तों बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का आपको याद रख लेना है भरतनाट्यम। क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो याद रख लीजिएगा कुचिपुड़ी। क्या दोस्तों? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। केरल का दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, जरूर से याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पूछा जाएगा कि किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो याद रख लीजिएगा केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? एक मोहिनी अट्टम है और एक कथकली है। कौन सा है? एक मोहिनी अट्टम है और एक कथकली है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में सरकार का प्रमुख, भारत में सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को दोस्तों भारत में सरकार का प्रमुख माना जाता है, याद रख लीजिएगा। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार दोस्तों मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, याद रख लीजिएगा। वर्तमान में भारत के कौन प्रधानमंत्री हैं? तो नाम आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी, जरूर से याद रख लीजिएगा। इनसे पहले कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, एंथ्रेसाइट कठोर एवं गहरे रंग का एक कोयला है। एंथ्रेसाइट को दोस्तों सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, याद रख लीजिएगा। इसमें कार्बन के प्रतिशत मात्रा की बात करूं तो 80%। कितना दोस्तों? 80% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जरूर से याद रख लीजिएगा। और एक उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रेसाइट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में एक सदनी राज्य विधायिका है? एक सदनी राज्य विधायिका, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों एक सदनी राज्य विधायिका है। अब दोस्तों एक सदनी राज्य विधायिका होती क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि एक सदनी राज्य विधायिका का मतलब होता है कि जिस राज्य में केवल विधानसभा हो, विधान परिषद ना हो, जिस राज्य में केवल विधानसभा होती है उसे दोस्तों एक सदनी राज्य विधायिका कहा जाता है। और जिस राज्य में दोनों होती हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, वहां को दोस्तों द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। यदि मैं बात करूं द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में, तो याद रख लीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश है, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी राज्य दोस्तों क्या है? द्विसदनीय विधायिका है इसमें, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गद्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे, किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? स्वर्गद्वारी शिविर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे दोस्तों स्वर्गद्वारी शिविर है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने करीबन 2.5 वर्ष बिताए थे, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के सापेक्ष निम्न में से क्या परिवर्तन होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के सापेक्ष, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, द्रव्यमान नियत रहता है किंतु भार घटता है। क्या होता है? द्रव्यमान नियत रहता है किंतु भार घटता है। इसका कारण क्या है? तो कारण आपको मालूम कर लेना है। क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? पृथ्वी की सापेक्षा अधिक परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। क्या इसी कारण दोस्तों क्या बोला जाता है, यदि कोई वस्तु है ना, पृथ्वी वस्तु है, उसे
पृथ्वी से यदि आप चंद्रमा पर ले जाएंगे ना, तो उसका भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6 गुना हो जाता है। सब कारण खेल दोस्तों किसका होता है? गुरुत्वाकर्षण का। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, मदर टेरेसा। दोस्तों मदर टेरेसा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यदि मैं बात करूं मदर टेरेसा की, तो याद रख लीजिएगा ये एक रोमन महिला थी। ठीक है, इन्होंने सन 1948 में, कब दोस्तों? 1948 ईस्वी में भारत की नागरिकता ले ली थी। तो जरूर से याद रख लीजिएगा। और इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला कब था? तो 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। जरूर से याद रख लेना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? किसने दोस्तों यह पुस्तक लिखी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो काफी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की दोस्तों यह पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और दोस्तों इस पुस्तक को 1997 में, याद रख लीजिएगा, 1997 में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना, इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। दोस्तों 15 क्वेश्चन मैंने आपके कवर करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है? हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है पश्चिम बंगाल। दोस्तों जितनी भी नदियां हैं ना, वो नदियां कहाँ से बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं, उनके किनारे कौन से राज्य बसे हुए हैं, कौन से शहर बसे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर से आप कवर कर लीजिएगा सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, याद रख लीजिएगा। यदि कॉफी की बात करें तो याद रख लेना, कॉफी के लिए कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। और दोस्तों मसाले की बात करें तो याद रख लीजिएगा, मसालों के लिए कौन है? केरल सबसे फेमस है। तो जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किनको उनके पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किनको उनके पद से हटाया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। अब क्यों हटाया जाता है? यदि दोस्तों भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, यानी संविधान के खिलाफ काम करे, तो उसको दोस्तों आर्टिकल 61 के तहत, याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। और दोस्तों महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जानी बहुत जरूरी है कि यदि सूचना नहीं दी जाएगी तो ये बात मानी नहीं जाती है। तो 14 दिन पहले दोस्तों राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आप पे महाभियोग चलाया जाएगा। और यदि दोस्तों 2/3, याद रख लीजिएगा, यदि 2/3 मत मिल जाते हैं ना, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। ये जरूर से याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 61 महाभियोग के लिए है, इसको भी याद रख लेना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का कोलार जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं दोस्तों। कर्नाटक का कोलार जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है सोना। सोना के लिए दोस्तों कर्नाटक का कोलार जिला प्रसिद्ध है। कोलार में क्या होता है दोस्तों? सोने की खदान है, वहां से सोना निकाला जाता है, याद रख लेना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, तो दोस्तों ऑप्शन आपका राइट हो जाता है ऑप्शन बी, बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यदि मैं बात करूं कौन कौन से ग्रह सूर्य के नजदीक हैं, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक आपका बुध पड़ जाता है। बुध के बाद दोस्तों कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है, याद रख लीजिएगा। और शुक्र ग्रह के बाद कौन सा ग्रह? पृथ्वी आता है। और पृथ्वी के बाद दोस्तों आपका मंगल ग्रह पड़ता है। मंगल ग्रह के बाद आपका बृहस्पति पड़ता है। बृहस्पति के बाद दोस्तों आपका शनि पड़ता है। और शनि के बाद दोस्तों अरुण आता है। और
और अरुण के बाद आपका क्या आ जाता है, वरुण आता है, याद रख लीजिएगा। इस तरीके से ये दोस्तों लाइन से सभी ग्रह हैं। अब दोस्तों इस ग्रह में पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह किसको माना जाता है, तो याद रख लीजिएगा शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। पृथ्वी को दोस्तों क्या कहा जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब आपको मालूम होगा। किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, मंगल ग्रह को जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको याद रख लेना है। मतलब और पूछा जाता है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो याद रख लेना बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड एक उपग्रह है दोस्तों और ये सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। ठीक है ना, तो सभी चीजें कवर करा दूंगा, छोटे छोटे पॉइंट को भी बता दूंगा ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसमें आप उलझ जाएं। ठीक है ना, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा निम्न में से किस खेल से संबंध रखते हैं। अभी दोस्तों हाल में अभिनव बिंद्रा बहुत ही चर्चा में चल रहे थे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है निशानेबाज। निशानेबाज खेल से संबंधित है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। अब दोस्तों ये चर्चा में क्यों चल रहे थे, तो याद रख लीजिएगा 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था, 2008 में, याद रख लीजिएगा बीजिंग ओलंपिक हुआ था जिसमें ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक नदी प्रवाह के निचले भागों को क्या कहा जाता है। नदी प्रवाह, जहां पर नदी है उसके निचले भाग को क्या कहा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है नदी तल। नदी तल उसे कहा जाता है, नदी के निचले भाग को। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। तो क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर ध्यान से आपको देना है। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। देखिए यहाँ पर यदि नदी तट की बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि नदी तट किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो नदी के किनारे स्थित जो भूभाग होता है दोस्तों उसे नदी तट कहा जाता है। नदी का मुहाना किसे कहा जाता है, जहां से नदियां निकलती हैं उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। नदी भूमि किसे कहा जाता है, तो नदियां अपने अधिकतम बहाव के दौरान, यानी नदियां अपने अधिकतम बहाव के दौरान बहने के कारण जो एरिया घेर लेती है ना, उसे दोस्तों नदी की भूमि कहा जाता है। काफी आसान है, बस दिमाग से आपको सोचना है और उसके बाद आंसर देना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नाखूनों में मौजूद प्रोटीन। मानव नाखूनों में मौजूद प्रोटीन कौन सा है। आपके ऑप्शन है मेलेनिन, केराटिन, जिलेटिन या फिर सुबेरिन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है केराटिन। केराटिन दोस्तों मानव नाखूनों में मौजूद एक प्रोटीन है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। यानी नागार्जुन जो सागर बांध है उसको किस नदी पर बनाया गया है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा नदी पर दोस्तों नागार्जुन सागर बांध को बनाया गया है। यदि मैं बात करूं कृष्णा नदी की तो याद रख लीजिएगा दक्षिण भारत की, किसकी दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। कितनी है, 1400 किलोमीटर है। और पहली नदी की बात करूं दक्षिण भारत की तो कौन सी है, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, गोदावरी नदी की सहायक नदियां प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती, ये सब आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, देशों की राजधानी। अब की बार दोस्तों अग्निवीर जो आर्मी एग्जाम हुआ था उसमें राज्यपाल, राजधानियां, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे। मुख्यमंत्री कौन है, तो अब की जो दोस्तों हाल ही में नियुक्ति हुई है ना, जो जो जिस जिस राज्य के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको जरूर से याद रख लीजिएगा। राज्यपाल बने हैं उनको याद रख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना, ये आप सभी के लिए HW है। आशा करता हूँ वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, चाहे आप एसएसबी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीआईएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए दोस्तों यह वीडियो है। सबके लिए दोस्तों जीके इसी तरीके का पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस वीडियो को देखकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर वीडियो की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं। यदि दोस्तों आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, मेरे पर्सनली बारे में पूछना हो, तो आप हमारे क्या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।